नमस्कार, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जिस तरह से झूठा और नफरती भाषण दिया है, उस भाषण पर अगर वाकई भारत में कोई चुनाव आयोग होता तो नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी छीन ली जाती, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता, उन पर जुर्माना भी लगता और उन्हें 3 साल की सजा भी दी जाती। मगर यह तब होता जब भारत में वाकई कोई चुनाव आयोग होता। चुनाव आयोग के नाम पर भारत में जो है वह केवल चुनाव आयोग की बिल्डिंग है, चुनाव आयोग की तस्वीर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग थंबनेल में करते हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी आवारा दिमाग की तरह नफरती और झूठा भाषण नहीं देते। तो चलिए इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के झूठे नफरती भाषण पर और चुनाव आयोग की चुप्पी पर बात करते हैं। एक नागरिक चाहे तो झूठ बोल सकता है, मगर एक प्रधानमंत्री नहीं। मगर एक प्रधानमंत्री भी तो इंसान ही होता है, इसलिए अगर 1-2 बार झूठ निकल भी जाए तो कोई बात नहीं है। मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी को यह बात बता दी जाती है कि साहब आपने झूठ बोला है, नरेंद्र मोदी उसके बाद भी झूठ बोलते हैं और झूठ पर झूठ उस झूठ को दोहराते हैं। उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए यह बात सबको याद कर लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। हर नागरिक को यह बात याद रख लेनी चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी बोले तो वह सतर्क हो जाएं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलेंगे। इसलिए जस का तस उनकी बातों को नहीं मानना है। अफसोस कि नरेंद्र मोदी कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है, नहीं तो यही बात कही जाती कि नरेंद्र मोदी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें सुनना नहीं है। वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब बोलेंगे तो एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता होने के नाते देश और दुनिया के तमाम लोग तो सुनेंगे ही। इसलिए अब ये याद रख लेना जरूरी है कि भारत का प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। जब झूठ बोलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेचने की कारोबार की बारी आती है, तब तो नरेंद्र मोदी की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। इस मामले में नरेंद्र मोदी की बातें जहर में तब्दील हो जाती हैं। मतलब आप सोचकर देखिए कि किसी के भीतर कितना जहर भरा होगा कि वह भारत में मौजूद आर्थिक असमानता की बीहड़ परेशानी को मुस्लिम नफरत से जोड़ पाएगा। नरेंद्र मोदी ने यही करके दिखाया है। 21 अप्रैल साल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने भाषण के करीब 2 मिनट के हिस्से में नरेंद्र मोदी ने कई झूठ बोल डाले। पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 18 साल पुरानी बात को झूठे तरीके से पेश किया। उस बात को झूठे तरीके से पेश किया जिस पर नरेंद्र मोदी को पहले भी टोका जा चुका है कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं की है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने फिर से झूठ बोला, जानबूझकर झूठ बोला। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ मुसलमानों को, जो भारत में हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, उन्हें घुसपैठिया कह दिया। उसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठे तरीके से पेश करते हुए यहां तक कह डाला कि कांग्रेस वाले माताओं बहनों के मंगलसूत्र और सोने के गहने को लेकर के उन्हें सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम यानी मुसलमानों में बांट डालेंगे। आर्थिक असमानता पर भारत में हर साल में रिपोर्ट आती है। हर साल यह बात पता चलती है कि भारत की आर्थिक नीतियां इतनी बदतर हैं कि चंद लोगों के हाथ में भारत की पूरी संपत्ति कैद होती जा रही है और भारत की 90% से ज्यादा आबादी बदहाली की जिंदगी काट रही है। अभी वर्ल्ड इक्वालिटी डेटाबेस ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है जिससे पता चला है कि भारत की मौजूदा वक्त की आर्थिक बदहाली, आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा हो गई है। मतलब भारत में आम लोगों की भारत के चंद अमीरों के मुकाबले जो मौजूदा वक्त में स्थिति है वह गुलाम भारत में रहने वाले आम लोगों से भी बदतर हो गई है। केवल 1% अमीरों के पास भारत की कुल संपदा का 40% हिस्सा है। आप सब चाहेंगे कि भारत जैसे देश में जहां भयंकर गरीबी है, भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर महंगाई है, भयंकर बदहाली है, वहां संपत्ति का यह असमान वितरण खत्म होना चाहिए। आर्थिक नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि आम लोगों के परिवार और बच्चे भी गरिमापूर्ण जीवन जिएं, ना कि चंद लोगों के हाथों में भारत की पूरी संपत्ति इकट्ठा हो जाए। भारत की भयंकर आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में न्याय जैसे बहुत ही प्रभावी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके लिए कुछ नीतिगत उपाय भी सजाए हैं। उन उपायों की आलोचना की जा सकती है, मगर नरेंद्र मोदी ने आलोचना नहीं की है बल्कि झूठ बोला है। और इस तरीके से झूठ बोला है कि मुसलमानों के नाम पर नफरत का कारोबार इतना तेज चले कि वह नरेंद्र मोदी के लिए वोट में तब्दील हो जाए। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में भाषण देते हुए जो कहा है उसे थोड़ा सुनिए।
मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा है। उसका मंगलसूत्र कोई सोने का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसे छीनने की बात कर रही है। बताइए, प्रधानमंत्री बोल रहा है इस तरह की बातें। गोल्ड ले लेंगे और सबको वितरित कर देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चा हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? यह वोटरों से पूछ रहे हैं, वहां मौजूद भीड़ से पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वह माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, यह अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, यह आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहता हूं यह नरेंद्र मोदी के बोल हैं, नरेंद्र मोदी के भाषण के बोल हैं, जहां वो ये बातें कर रहे हैं। इस पूरे हिस्से को सुनकर आप ही बताइए कि आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि यह बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ मुसलमानों को, जो हजारों सालों से हिंदुस्तान में रहते आ रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया कहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठे तरीके से पेश करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस वाले माताओं बहनों के मंगलसूत्र को लेकर के उन्हें मुसलमानों में बांटेंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 123 और 123(3)(a) और 125 का उल्लंघन हुआ है। इसके साथ इंडियन पेनल कोड की धारा 153(a) का भी उल्लंघन हुआ है। चुनाव आयोग को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग इसीलिए बना है ताकि चुनाव के नाम पर जो किया जाए वह असंवैधानिक किस्म का ना हो, अमानवीय किस्म का ना हो, लोगों को एक दूसरे से भड़का करके, एक दूसरे में बांट करके सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अपनाने किस्म का ना हो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 123, 123(3)(a) और 125, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा जाए तो बात यह बनती है कि अगर किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार के एजेंट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उम्मीदवार या उम्मीदवार के एजेंट ने वोट देने की अपील करने के लिए सहमति दी हो, तो इनमें से कोई भी अगर किसी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देने और न देने की अपील करता है तो इसे भ्रष्ट चुनावी आचरण माना जाएगा। इसी तरह से अगर चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है या राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग किया जाता है तो इसे भी भ्रष्ट चुनावी आचरण के तौर पर देखा जाएगा। इसी तरह से चुनाव पर असर डालने के लिए अगर नागरिकों के अलग अलग समूह के बीच धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत या दुश्मनी का भाव पैदा करने की कोशिश की जाती है तो इसे भी भ्रष्ट चुनावी आचरण के तौर पर, करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के तौर पर माना जाएगा। अगर कोई इन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और साथ में उस पर 3 साल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन प्रावधानों के आधार पर देखें तो नरेंद्र मोदी का भाषण पूरी तरह से इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है। नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार के तौर पर अपने भाषण में लोगों से यह कह रहे हैं कि सुनो, कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि वह तुम्हारे सोने के गहने और मंगलसूत्र इकट्ठा करके उन्हें घुसपैठियों में बांट देगी। कांग्रेस घुसपैठियां यानी उनमें बांट देगी जिनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जो मुसलमान हैं और कांग्रेस के मुताबिक जिनका देश के संसाधनों पर पहला हक बनता है। यह भाषण पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ झूठी नफरत पैदा कर कांग्रेस को वोट देने से मना करने की अपील पर जुड़ा हुआ है। इस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123, 123(3)(a) और 125 तीनों लागू होती है। साफ साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्ट चुनावी आचरण के दोषी हैं। उन पर भ्रष्ट चुनावी आचरण के दोषी होने के नाते कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण हेट स्पीच की कैटेगरी में भी आता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, इंडियन पेनल कोड की धारा 153A का भी उल्लंघन करता है। धारा 153A हेट स्पीच पर कार्रवाई करने से जुड़ी हुई है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 153A कहती है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मसले में यह धारा लगाई जाती है। इसमें 3 साल की जेल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों का प्रावधान है। इस धारा के मुताबिक भी नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई होने की संभावना बनती है। जहां तक बात रही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो नरेंद्र मोदी का भाषण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनावी आचार संहिता का निर्माण भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपसी बातचीत और सहमति से किया है। यह कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के आपसी सहमति से बना एक कोड है, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टियों को पहचान यानी धर्म, भाषा, जाति, नस्ल, समुदाय आदि के आधार पर नफरत पैदा करते हुए चुनावी प्रचार करने की मनाही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होने पर भी किसी तरह की सजा का प्रावधान तो नहीं है, मगर चुनाव आयोग नोटिस जारी कर सकती है। इन सभी कानूनी प्रावधानों का नरेंद्र मोदी के भाषण में उल्लंघन हो रहा है, मगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की हकीकत यह बन चुकी है कि जब चुनाव की बारी होती है तो नरेंद्र मोदी के साथ केवल नरेंद्र मोदी, भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं होते हैं, बल्कि भारत का तमाम प्रशासनिक अमला, ईडी, सीबीआई, मीडिया, अदालत, बम्पर पैसा सब मिलकर के नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनाव में बैटिंग करने का काम करते हैं। साल 2014 के बाद से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सबको आप उठा करके देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो यह बताएंगे कि भाजपा ने चुनावी जमीन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह चुनावी जमीन को सबके लिए बराबर रखे, किसी भी तरह का अनर्गल कामकाज और अनर्गल अभिव्यक्ति पर रोक लगाए। मगर साल 2014 के बाद में भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को देखिए, वह ऐसा दिखेगा कि नरेंद्र मोदी को देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, वह अंधी हो चली है, उसे मोदियाबिंद हो गया है। जब से लोकसभा 2024 का चुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक आप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण उठाकर देख लीजिए, उसमें तमाम ऐसी लाइन भरी पड़ी हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करती है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, मगर चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा की रैली, नेता, उम्मीदवार सब के सब एक संवैधानिक देश में राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं, मगर उन पर चुनाव आयोग अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के हवाले से नरेंद्र मोदी ने जो झूठी बात कही है वह पहली बार नहीं कही है। इससे पहले भी साल 2006 में नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के झूठे तरीके से पेश कर चुके हैं। उस समय भी प्रधानमंत्री कार्यालय से यह बयान आया था कि प्रधानमंत्री ने कल यहां राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर जो बात कही, यानी कि मनमोहन सिंह ने जो बात कही है उसकी जानबूझकर और शरारतपूर्ण ढंग से गलत व्याख्या की गई है। उसका सच यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2006 के राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भारत की राजकोषीय प्राथमिकताओं को तय करते हुए कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ SC, ST, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं को दोबारा खड़ा करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजना बनानी होगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभ में समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। केंद्र के पास अनगिनत अन्य जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें समग्र संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से देखना होगा। इसे लेकर स्पष्टीकरण देते हुए तत्कालीन PMO ने कहा था कि यह देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का संसाधनों पर पहले दावे का संदर्भ ऊपरी सूचीबद्ध की गई सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लेकर है, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाएं और बच्चों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम शामिल हैं। इस बयान में कहीं से भी कोई गलत बात नहीं कही गई है। कोई भी राज्य अगर लोक कल्याणकारी होने का दावा करता है तो उसकी पहली प्राथमिकता तो यही होती है कि वह अपने राज्य में सबसे पिछड़े लोगों की पहचान करे और संसाधनों के बंटवारे का नियम इस तरीके से बनाए कि जो सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं उन पर पहले ध्यान दिया जाए, उन्हें इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए कि वह भी गरिमापूर्ण जीवन जी सके। भारत की तो बहुत बड़ी आबादी पिछड़े पायदान पर खड़ी है, उनमें मुसलमानों की स्थिति बहुत दर्दनाक है। नरेंद्र मोदी की चुनावी कलाबाजियों की वजह से साल
2021 की जनगणना नहीं हुई। आज़ादी के बाद लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि जनगणना नहीं करवाया गया। इसलिए जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर कहा जाए तो भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों से भी बहुत ज्यादा बदतर है। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को घुसपैठिया कौम कहा। इसका कोई तर्क नहीं है। यह नंगी आंखों से दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहर की भाषा बोल रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया बता रहे हैं। यह मुस्लिम नफरत से निकला है। जहां तक बात रही नरेंद्र मोदी की इसकी कि मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, तो यह बात भी झूठी है। पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम समाज का प्रजनन दर सबसे ज्यादा तेजी से गिरा है। जितने भी भारत में समुदाय हैं उनमें सबसे ज्यादा तेजी से। NFHS 5 के मुताबिक मुसलमान औरतों की प्रजनन दर घटकर 2.36 तक पहुंच गई है, यानी कि एक मुस्लिम औरत 2 बच्चे पैदा करती है। जिस तेज गति से मुसलमानों की जनसंख्या की आबादी गिर रही है वह ऐसी है कि चाहे जितना भी समय क्यों ना बीत जाए, लेकिन भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर कभी नहीं होगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।